भाई मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। मुझे नहीं लगता ये मोटरसाइकिल यहाँ पे रजिस्टर होने वाली है। जो लोग अपनी मोटरसाइकिल दूसरी कंट्री से यूके में ला के रजिस्टर करते हैं, शायद ब्रोकर्स के थ्रू करते हैं, शायद सिस्टम बहुत करप्ट है, मुझे नहीं पता। ये शायद अब नहीं होने वाली, और शायद ये वीडियो यूट्यूब पे, इस चैनल पे लास्ट वीडियो होने वाली। आज से लगभग 1 साल पहले जब मैं अपनी इंडियन बुलेट को लंदन लेके आया था, तो मेरा ये सपना था कि ये यूट्यूब पे पहली बुलेट हो जो कि यूके में अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करे। यूँ तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे रॉयल एनफील्ड राइडर्स हैं जो कि यूके में अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करें, पर ये ऐसी पहली बुलेट है जो कि इंडिया से खरीदी हुई, इंडिया से आई हुई और इंडिया से इंपोर्ट की गई है यूके में। पर अभी इस पूरी प्रोसेस में हम कहाँ पे हैं, और अगर आपकी सिमिलर एस्पिरेशंस हैं तो आपको उसे परस्यू करना भी चाहिए या नहीं, और ये अल्टीमेटली पॉसिबल भी है या नहीं, तो इसे जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है सही इम्पोर्टर ढूंढना। मतलब कि जो आपकी बाइक को इंडिया से लंदन ला सके, वो भी बिना आपके बाइक का कोई पार्ट चोरी हुए, और बिना बाइक को ज़्यादा नुकसान हुए। तो ये प्रोसेस अपने लिए शुरू मतलब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, बट बहुत टफ नहीं था, क्योंकि लकीली आई मेट आशीष हु हैड हिज ओन सेटअप नाउ, एंड ही हेल्प मी इन गेटिंग माई मोटरसाइकिल इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू यूके। और इस पूरी प्रोसेस में जो है मतलब जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो मेरे लिए था कि वेरिफिकेशन वेदर ही इज़ द रियल डील और नॉट। अब इसमें क्या हुआ, मैंने और दूसरी चीज़ मैं ये चाहता था कि वो मुझे कोई और भी बंदे से मिलाए जिसकी मोटरसाइकिल उसने यहाँ पे इंपोर्ट की हो। तो आशीष के थ्रू मैं ऐसे बंदे से भी मिला, मैं उसकी मोटरसाइकिल देखने उसके घर भी गया, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे आशीष के थ्रू, जोगा मोटर्स के थ्रू, या मोटो जूमर, या कुछ उन्होंने अपने नए सेटअप का नाम रखा है, उसके थ्रू जो है मोटरसाइकिल इंपोर्ट की। अब इंपोर्ट करने के बाद भी मतलब मुझे लगा था ऑलमोस्ट 1.5 महीने का टाइम, या शायद मेरी मोटरसाइकिल को बॉम्बे में शिप पे चढ़ने के बाद ऑलमोस्ट 20 दिन लगे थे। तो वो जो 20 दिन बीते वो बड़ी मुश्किल से बीते, क्योंकि जो आपको ट्रैकिंग का ऐसे ब्लू कलर का ब्लिप दिखता है, वो आप ट्रैक करते रहते हो कि कैसे वो कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, और फाइनली जब यूके पहुँचता है तो उसके बाद भी उसके कस्टम्स ड्यूटी क्लियरेंस और सारी चीज़ें होने के बाद आपके दरवाजे पे डिलीवर होने में काफ़ी टाइम लगता है। हालांकि ये मैं जिस वेंडर के साथ गया और जैसे प्रोसेस स्मूथ हो गई, तो ये हडल उतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, और ऑलमोस्ट अराउंड लास्ट जुलाई और अगस्त मेरी मोटरसाइकिल यूके में आ गई। अब इसके बाद जो दूसरा हर्डल मैंने फेस किया था वो ये था कि मैंने यहाँ पे आने के बाद इसका एमओटी कराने के बाद, जब यहाँ पे एमओटी पास हो गया, तो मैंने डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, और विद इन अ वीक मुझे रिजेक्शन लेटर आ गया कि आपको इसका टाइप अप्रूवल, आपने सर्टिफिकेट में इसका टाइप अप्रूवल नहीं मेंशन किया हुआ है, एंड सेव फॉर योर सेल्फ। तो अभी जो टाइप अप्रूवल है ये है क्या? तो ये यूके गवर्नमेंट का एक प्रोसेस है कि जिसके थ्रू दे मेक श्योर कि आपकी जो मोटरसाइकिल आप इंपोर्ट करके लाए हैं, या आपने अपनी कोई एग्जिस्टिंग मोटर व्हीकल को बहुत हेविली मॉडिफाई किया है, तो वो रोड लीगल है कि नहीं है, और अगर वो रोड पे चल रही है तो वो आपके लिए और रोड पे चल रहे दूसरे लोगों के लिए सेफ है कि नहीं है। अब इस टाइप अप्रूवल में क्या क्या करना होता है? तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है कि आपके जो टायर्स हैं वो यहाँ के लिए रोड लीगल हो। हमें जो इंडिया में टायर्स मिलते हैं उनमें जनरली ई मार्किंग नहीं होती है। अगर आपको यहाँ पे आना है, आपको उन टायर्स को चेंज करना है, और एक ई मार्किंग का, या जो यूके मेड टायर्स है, वो अपने मोटरसाइकिल में लगाने हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो ये होती है कि मोटरसाइकिल के बगल से वो एक सिलेंड्रिकल रोलर सा निकालते हैं, और देखते हैं कि अगर आपकी मोटरसाइकिल किसी पेडेस्ट्रियन को हिट करती है, तो ऐसा कोई शार्प ऑब्जेक्ट तो नहीं है जो उसके लिए उसी मोमेंट पे जानलेवा हो सकता है। तो वो उसे ऐसे रोल करते हुए यहाँ पे ले आते हैं और हटाते हैं, मतलब उसे एनालाइज करते हैं। तीसरी चीज़ होती है कि जैसे अगर आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है, तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। तो मेरी मोटरसाइकिल में वो वाला सेंसर जो है ख़राब हो गया था,
इसके लिए ही मेरा जो फर्स्ट टाइप अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो गई थी। तीसरी चीज़ कि वो देखते हैं कि आपकी जो मोटरसाइकिल का फ्रंट टायर का और बैक टायर का बैलेंस है, उस पे आपकी मोटरसाइकिल टिकेगी या नहीं। उसके लिए वो देखते हैं आपके टायर की लोड रेटिंग। और ये जो लोड रेटिंग है उससे ही पता चलता है कि आपके जो टायर्स हैं वो इतने सेफ हैं कि आपका पिलियन का वेट लेके वो रोड पे चल सकते हैं कि नहीं। और यहाँ आता है हमारा तीसरा हर्डल। तीसरा हर्डल, अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स इन यूके। मतलब जब मुझे टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट करना था, तब मैंने टायर्स यहाँ की ही जो रिटेलर है हिचकॉक मोटरसाइकिल्स करके, उनसे लिया था और क्लासिक 500 के लिए कॉम्पैटिबल टायर्स लिए थे। बट उनके जो रियर टायर की रेटिंग है वो 235 केजीज है, वेराज यहाँ की जो मोटरसाइकिल है उसके लिए आपको 265 केजीज का लोड रेटिंग वाला टायर चाहिए। तो उसकी वजह से जो है मेरी मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन फेल हो गया। और चौथा जो सबसे बड़ा हर्डल है वो है यूटिलिटी का। मतलब आपकी मोटरसाइकिल यहाँ पे आ गई है, पर आपको अगर टेस्टिंग के लिए ले जाना है या कहीं भी ले जाना है आपकी मोटरसाइकिल को, तो आप उसे चला के नहीं ले जा सकते। आपको उसे या तो ट्रक में डाल के ले जाना है, या फिर आपको चलाने से पहले एक इंश्योरेंस लेना है, जिस इंश्योरेंस की ही कॉस्ट कम से कम 20,000 पड़ जाती है। तो आपके लिए कौन सा बेटर सूट करता है, आपके कितने पास टेस्टिंग सेंटर है कि नहीं है, और अगर टेस्ट फेल हो गया तो दोबारा अटेम्प्ट करने में फीस लगेगी नहीं लगेगी, ये सारी जो झंझट है ये अपने आप में एक बहुत हर्डल है। और जब तक आप टेस्ट पास नहीं होते तब तक तो मतलब आप ये समझिए कि पैसा अगर पानी की भी तरह बहना कहे तो वो कम नहीं है। और जो सबसे लास्ट हर्डल है वो है डीवीएलए खुद। मतलब कि इनकी जितनी भी प्रोसेसेस हैं आप वेबसाइट पे देख लो यूके गवर्नमेंट की, कुछ भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। वो आपको बताएंगे कि आप ये चीज़ें रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे तो आपकी मोटरसाइकिल या जो भी है जो इम्पोर्टेड व्हीकल है वो रजिस्टर हो जाएगा। बट जब आप अप्लाई करोगे तो पहले आपको पता चलेगा टाइप अप्रूवल, फिर आपको पता चलेगा नहीं फीस नहीं करेक्ट है, फिर फीस करेक्ट आप डालोगे तो फिर पता चलेगा कि फीस चेंज हो गई है। तो मतलब ऐसे करके ही मुझे ऑलमोस्ट मेरे 2 अटेम्प्ट इसमें वेस्ट हो गए। लास्ट टाइम मैंने रजिस्ट्रेशन का अटेम्प्ट किया था इंडिया जाने से पहले ऑलमोस्ट मार्च में, और विद इन अ वीक दोबारा, मतलब ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, और विद इन अ वीक ही मेरा जो है रजिस्ट्रेशन फेल होके वापस आ गया था। ये प्रोसेस इतना ज़्यादा टीडियस है कि जब मुझसे कोई पूछता है इंस्टा पे या कहीं पे रीच आउट करके कि यार वेदर आई शुड रियली ब्रिंग माई मोटरसाइकिल फ्रॉम इंडिया और नॉट, तो मैं बोलता हूँ भाई अगर आप में पेशेंस है तभी आप लाओ, अदरवाइज नहीं लाओ। और लास्टली कि मैं इस प्रोसेस में कहाँ पे हूँ, तो अपनी मोटरसाइकिल को यहाँ पे लाने के लगभग 1 साल बाद भी मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। और रिसेंटली ही मैंने अपना तीसरा अटेम्प्ट दिया है इस मोटरसाइकिल को रजिस्टर करने के लिए। पर रजिस्टर होता है नहीं होता है, आई एम स्टिल नॉट क्लियर अबाउट इट, क्योंकि प्रोसेसेस कहीं भी क्लियर नहीं है। और अगर आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हो तो वो इतना एक्सपेंसिव प्रोसेस है दैट इट विल कवर द कॉस्ट ऑफ योर मोटरसाइकिल। और फाइनली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारी जनता जनार्दन जिसने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया जबकि इतनी सारी चीज़ें इतने सारे हर्डल्स आए, कि क्या 1 साल बाद भी इतना पैसा लगाने के बाद भी जब मोटरसाइकिल रजिस्टर नहीं हो पा रही है तो आई शुड कंटिन्यू परस्यूइंग माई ड्रीम ऑफ गेटिंग इट रजिस्टर्ड हियर, और मुझे ये फाइनली ये जो ड्रीम है इसी मोटरसाइकिल को यूके में चलाने का वो गिव अप कर देना चाहिए एंड मे बी स्विच टू अनदर मोटरसाइकिल और बाय अ न्यू मोटरसाइकिल फ्रॉम हियर। क्या करूं मुझे खुद नहीं पता है। अगर आप अपने सजेशंस बताएंगे मुझे या आप अपनी राय बताएंगे मुझे तो शायद मुझे ये डिसाइड कर पाने में बहुत आसान हो। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट शुड आई डू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।